कावेरी जब अपनी राम कथा सुना चुकी तो मैंने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, कावेरी, अगर तुम्हें मुझसे और मेरी बीवी से थोड़ी बहुत हमदर्दी है और तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो तो अपने भगवान के लिए मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी बीवी जमीला को संथावली मठ के बदमाशों ने कहाँ कैद में रखा हुआ है। उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, फिर मैं जानूं और मेरा काम। कावेरी ने अब मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बड़ी दर्दमंदी के साथ बोली, ये तुम्हारी हमदर्दी और तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ मिलाने का ख्याल ही था जो मुझे यहाँ खींच कर ले आया है, वरना मैं देवगिरी के मंदिर से फरार होकर झांसी भोपाल की तरफ भी जा सकती थी। मैं जो कुछ कह रही हूँ उस पर यकीन करो। अगर तुम्हारी बीवी को वहां से निकालना आसान होता तो मैं उसे अपने साथ लेकर आती। ये बात भी मेरे पेश नजर थी कि कावेरी को अपनी जान का खतरा भी लगा हुआ है। नाग देवी के मंदिर का एक मूजी सांप उसको हलाक करने के लिए बराबर उसका ताकुब कर रहा है। इस तरह कावेरी की तवज्जो दो तरफ बढ़ चुकी थी। एक तो वो मेरी बीवी को मुश्किल से निकालना चाहती थी, दूसरे उसे अपनी जान की भी फिक्र थी। उसके पीछे लगा हुआ सांप किसी वक्त भी जंगल में उसे डस कर हलाक कर सकता था। वो मुझे बता चुकी थी कि उसका दुश्मन सांप उसके करीब करीब पहुंच चुका है। उसने सांप की बू महसूस कर ली थी। इसके बावजूद ये दलेर औरत मेरे लिए वहां बैठी हुई थी, वरना वो बड़ी आसानी से भारत के किसी भी शहर, किसी भी सूबे की तरफ फरार हो सकती थी। कावेरी ने मुझे इतना बता दिया था कि मेरी बीवी संथावली मठ के तहखाने में बंद है और मठ के पुजारी सपेरे और उनके सांप उस पर पहरा दे रहे हैं। मैं इन सपेरों से तो निमट सकता था, मगर सांपों का मुकाबला करना मेरे बस में नहीं था। एक दो सांप होते तो मैं उन्हें खत्म कर देता, मगर यहाँ तो बकौल कावेरी के जहरीले सांप कीड़े मकोड़ों की तरह चल फिर रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सांपों से बचकर मैं अपनी बीवी के तहखाने तक कैसे पहुंचूंगा और वहां से अपनी बीवी को निकाल कर सांपों से बचाते हुए कैसे वापस आऊंगा। इस मुहिम को सर करने के लिए मुझे कावेरी की रहनुमाई की सख्त जरूरत थी। मैंने बेबसी के साथ कहा, तो फिर तुम मुझे क्या मशवरा देती हो? क्या तुम उसे किसी तरह निकाल कर यहाँ नहीं ला सकती? उसने कहा, मैं खुद इसी सोच में हूँ। आज का दिन गुजर जाए, रात का अंधेरा होते ही मैं दोबारा संथावली मठ की तरफ जाऊंगी और इस बात का जायजा लूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी को वहां से किस तरफ से और किस तरीके से निकाल सकती हूँ। वो दिन हमने गार में बैठकर ही गुजार दिया। आसमान उसी तरह अब्रालूद था, मगर बारिश नहीं हुई थी। इस दौरान कावेरी फजा को थोड़ी थोड़ी देर बाद सूंघ लेती। कहने लगी, किसी वक्त मुझे अपने दुश्मन सांप की बू आती है और किसी वक्त दूर हो जाती है। मेरा ख्याल है कि दुश्मन सांप यहाँ संथावली मठ के सांपों की वजह से जंगल में आगे बढ़ते हुए घबरा रहा है। मैंने पूछा, वो क्यों? कावेरी ने जवाब में कहा, संथावली मठ के सांप बड़े जहरीले और गुस्सीले सांप हैं। बाहर से कोई भी सांप आ जाए वो उस पर जरूर हमला कर देते हैं। शायद इसी ख्याल से मेरा दुश्मन सांप यहाँ तक आते हुए हिचकिचा रहा है, मगर इतना मुझे अंदाजा हो गया है कि वो इसी जंगल में है और इस इंतजार में है कि मैं उसे कहीं नजर आ जाऊं और वो मुझे डस कर हलाक कर दे। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया और जंगल में बादलों और दरख्तों के गुंजान होने की वजह से रात होने से पहले ही रात की तारीकी छा गई, तो कावेरी मेरी बीवी के फरार का जायजा लेने के लिए संथावली मठ की तरफ चल दी। जाने से पहले मैंने उसे कहा, कावेरी, दुश्मन सांप से होशियार रह कर जाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो, अगर मेरे दुश्मन सांप को मेरी बू आ जाती है तो मुझे भी उसकी बू आ जाती है। वो इतनी आसानी से मुझे अपना शिकार नहीं बना सकेगा। कावेरी चली गई। उसके जाने के बाद मुझे बार बार यही ख्याल आने लगा कि दुश्मन सांप जंगल में मौजूद है, कहीं वो कावेरी को गाफिल पाकर डस न ले। अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो कुछ पता नहीं है कि संथावली मठ किस जगह पर है और शैतान सिफत पुजारी सपेरों ने मेरी बीवी को किस जगह पर कैद रखा है। मैं वहां किस तरह पहुंचूंगा? मैं खुद इस पोजीशन में नहीं था कि उसके पीछे जा सकता। जिस गार में हमने पनाह ले रखी थी वहां से लेकर संथावली के मठ तक जहरीले सांपों की हुकूमत थी। कावेरी तो फिर सांपों की बू पाकर उनसे बचाव का कोई तरीका इख्तियार कर सकती थी, लेकिन मेरे लिए उनसे बचना मुश्किल था। इसके बावजूद ये इस बहादुर औरत की हिम्मत थी कि वो महज मेरे और मेरी बीवी के साथ इंसानी हमदर्दी की वजह से अपने आप को खतरे में डाले हुए थी। मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा रहा और गुजरी हुई रात की तरह वो रात भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। वक्त का कोई एहसास नहीं था। मच्छर और चूंटियां हमलावर हो रही थीं और मैं उनका मुकाबला कर रहा था। जंगल की खामोशी पर कान भी लगा रखे थे कि कब कावेरी के आने की आहट सुनाई देती है। काफी वक्त गुजर गया, कावेरी ना आई। मैं गार में उठकर कभी इस तरफ हो जाता, कभी दूसरी तरफ होकर बैठ जाता। आग जलाकर धुआं भी नहीं कर सकता था कि मच्छरों से जान छूटे। कावेरी ने मुझे ऐसा करने से मना किया हुआ था। धुएं की बू पुजारन सपेरों तक जा सकती थी और वो ये मालूम करने वहां आ सकते थे कि इलाके में आग किसने जलाई है
और हमारा भेद खुल सकता था। जंगल पर एक बार फिर रात की गहरी खामोशी तारी हो गई थी। इस खामोशी में किसी किसी वक्त सीटी की बारीक सी आवाज सुनाई दे जाती। कावेरी ने मुझे बताया था कि ये जंगल में पहरा देने वाले मुहाफिज सांपों की आवाज है। इस आवाज को सुनकर मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ जाती। सांप इंसान का ऐसा दुश्मन है कि जिसका कुछ पता नहीं होता कि कब किस तरफ से आकर अचानक हमला कर दे। और उस जंगल के सांप ऐसे जहरीले थे कि बकौल कावेरी के जिसको डस लें उसको उसी वक्त मौत वाक़ हो जाती है। आखिर मुझे जंगल की खामोशी में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं आंखें फाड़ कर जंगल के अंधेरे में देखने लगा। तारीकी में से एक साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ। साया करीब आया तो मैंने कावेरी को पहचान लिया। उसका सांस कुछ फूला हुआ था। कहने लगी, एक सांप ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैंने पूछा, क्या वो तुम्हारा दुश्मन सांप था? कावेरी ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, नहीं, उसकी बू मेरे दुश्मन सांप की नहीं थी। वो संथावली का मुहाफिज सांप ही था। ऐन वक्त पर मुझे उसकी बू आ गई और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जब उसका सांस बहाल हो गया तो उसने मुझे बताया कि वो संथावली मठ का पूरा जायजा ले आए हैं। जमीला अभी तक उसी तय खाने में कैद है। कैद नहीं कहना चाहिए क्योंकि नाग यज्ञा की सारी रस्में अदा हो चुकने के बाद उसकी अपनी आधी शख्सियत खत्म हो गई है और अब उसके दिल में वहां से फरार हो जाने का ख्याल नहीं आता होगा। कुछ नाग देवी के पुजारियों ने जमीला को सांप से सारी रात डसवा कर उसके खून में सांप की खुसूसियात पैदा कर दी हैं। बाकी की कसर संथावली मठ के पुजारी सपेरों ने उस बेचारी पर सांपों के खुफिया मंत्र फूंक कर उसको सांपों के चिल्ले के मराहिल से गुजार कर पूरी कर दी। बहरहाल चूंकि तुम हर हालत में अपनी बीवी को यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहते हो, इसलिए हम उसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने पूछा, तुमने वहाँ से जमीला को निकाल लाने की कोई तरकीब भी सोची है? तुम तो सारी जगह खुद देख कर आई हो। वो कहने लगी, संथावली मठ के पीछे एक गहरी खाई है। मैंने उस खाई में उतर कर देखा है। वो ज्यादा गहरी नहीं है। ये खाई आगे जाकर एक नहर के किनारे पर निकल आती है। नहर वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जमीला को तहखाने से निकालने की सूरत में हमें उसी खाई से गुजर कर नहर पर आना होगा। यही रास्ता मुझे सबसे ज्यादा महफूज लगता है क्योंकि खाई से गुजरते हुए मुझे किसी सांप की बू नहीं आई। नहर भी ज्यादा बड़ी नहीं है। पश्चिम की तरफ नहर के पार जट्टाधारियों का 6 कोस का जंगल है। इस जंगल के आगे ढायागढ़ का रेलवे स्टेशन आता है। एक बार हम वहां तक पहुंच गए तो संथावली मठ के सांपों और पुजारी सपेरों से महफूज हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बीवी के फरार का जब उन लोगों को पता चलेगा तो पुजारी सपेरा उसकी तलाश में निकल पड़ेगा। फिर सिर्फ उसी एक सपेरे और उसके सांपों का खतरा होगा। मैंने कहा, हम जमीला को मठ के तहखाने से निकालेंगे कैसे? कावेरी ने कहा, इसकी सिर्फ एक ही सूरत है। तुम मेरे साथ चलोगे और जहां मैं तुम्हें छुपने को कहूंगी तुम वहां छुपकर मेरी वापसी का इंतजार करोगे। भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारी बीवी को साथ लेकर ही आऊंगी। मैंने कहा, क्या हम अभी ना मुहिम पर निकल चलें? कावेरी बोली, ये काम हमें आज रात ही करना होगा मगर अभी नहीं। मैं उधर देख कर आई हूँ। अभी वहाँ पुजारी सपेरे भजन कीर्तन कर रहे हैं। उनका भजन कीर्तन जो वो सांपों के आगे करते हैं आधी रात तक जारी रहेगा। हम रात के पिछले पहर यहाँ से निकलेंगे। कावेरी को वक्त का अंदाजा था। वो संथावली मठ में पुजारी सपेरों को सांपों के आगे भजन कीर्तन करते देख कर आई थी। कम से कम उसे ये जरूर मालूम था कि उनका भजन कीर्तन किस वक्त खत्म होगा। सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम गार के दहाने के करीब अंदर की तरफ बैठे रहे। किसी वक्त मुझे यकीन नहीं आता था कि कावेरी मठ के तहखाने में से मेरी बीवी को निकाल लाएगी। वहां के जो हालात उसने बताए थे वो बड़े खतरनाक थे। जब मैंने कावेरी के आगे इस बारे में शक शुबे का इजहार किया तो उसने फौरन कोई जवाब न दिया। फिर आहिस्ता से बोली, भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारी बीवी को वहां से निकाल लाऊंगी। अगर मैं वापस ना आई तो तुम समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। फिर तुम 1 मिनट भी जाया न करना और वहां से ढायागढ़ के रेलवे स्टेशन की तरफ भाग जाना क्योंकि मेरे मर जाने की सूरत में तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में होगी। मैंने कहा, कावेरी, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं अब इस मनहूस जंगल से अपनी बीवी को साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। कावेरी चुप हो गई। शायद वो समझ गई थी कि एक गैरतमंद और मोहब्बत करने वाले खामिद की हैसियत से मुझे यही करना चाहिए। हम काफी देर तक धीमी आवाज में बातें करते रहे। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कुछ रकम बची हुई है, हम ढायागढ़ से रेलगाड़ी के टिकट खरीद सकेंगे। उसने मुझसे पूछा, जमीला बहन के वापस मिल जाने के बाद तुम यहाँ से किस तरफ जाओगे? मैं तो राजस्थान की तरफ चली जाऊंगी, वहाँ हमारे रिश्तेदारों का घर है। मैंने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ढायागढ़ से रेलगाड़ियाँ किस किस तरफ को जाती हैं। मेरा इरादा जमीला को अपने साथ लेकर दिल्ली जाने का था। वहाँ मेरा एक हमदर्द दोस्त रहता है। दिल्ली से हम पंजाब की तरफ जाएंगे और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुँचने की कोशिश करेंगे। इसी तरह बातें करते करते रात काफी गुजर गई। तब कावेरी बोली, मेरा ख्याल है कि अब हमें अपनी मुहिम पर निकल जाना चाहिए।
गार के बाहर आकर उसने फजा को 3 जानिब से सूंघा। वो अपने दुश्मन सांप की बू ले रही थी। कहने लगी, दुश्मन सांप की बू किसी वक्त आती है, किसी वक्त गायब हो जाती है। वो बराबर मेरी तलाश में है, लेकिन मैं पूरी तरह से होशियार हूँ। उसके बाद हम जंगल में चल पड़े। रात की तारीकी ने जंगल को अपनी लपेट में ले रखा था। जंगल में चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हम जिस इलाके से गुजर रहे थे वहां बांस के घने झुंडों ने छत डाल रखी थी और अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि कावेरी मुझे नजर नहीं आ रही थी। वो झाड़ियों के दरमियान से गुजर रही थी। उसके गुजरने से झाड़ियों की टहनियों की जो आवाज आती थी, मैं उस आवाज के अंदाजे से पीछे पीछे चल रहा था। मैं बुज़दिल नहीं था और फिर वो मेरी भरपूर जवानी का जमाना था। उसके बावजूद मुझे सांपों का डर लगा हुआ था। 1-2 बार मैंने इस ख्याल से जमीन पर जोर से पांव मारा कि अगर इधर उधर कोई सांप हो तो वो डर कर भाग जाए। इस पर कावेरी रुक गई। अंधेरे में मुझे बिल्कुल पता न चला कि वो चलते चलते रुक गई है। मैं उससे टकरा गया। उसने तभी आवाज में मुझे डांटते हुए कहा, तुम जमीन पर जोर से पांव क्यों मारते हो? मैंने आहिस्ता से कहा, इसलिए कि अगर रास्ते में कोई सांप हो तो वो भाग जाए। कावेरी ने सरगोशी में कहा, सांप तुम्हारे पांव की धमक से भागेगा नहीं, बल्कि तुम पर जरूर हमला कर देगा। ये मठ के मुहाफिज सांप हैं, पांव दबाकर चलो। और वो चल पड़ी। उस वक्त कावेरी मेरे बिल्कुल करीब थी। उसका चेहरा मुझे धुंधला सा नजर आ रहा था। जब वो आगे चली तो दोबारा अंधेरे में गायब हो गई। मैं उसके कोई 1 कदम पीछे चल रहा था। बांसों का झुंड खत्म हो गया। जरा खुली जगह आ गई जहाँ अंधेरे में कावेरी का साया मुझे दिखाई देने लगा। वो एक तरफ मुड़ गई। ये जगह नशेब में थी। आगे फिर थोड़ी सी चढ़ाई आ गई और जमीन दोबारा हमवार हो गई। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। चूंकि अंधेरे में मुझे उसके जिस्म का हजूला नजर आ रहा था, इसलिए मैं भी रुक गया। इस बार मैं उसके ऊपर नहीं गिरा। अपना चेहरा मेरे करीब लाकर उसने सरगोशी में कहा, आगे पत्थर की 6-7 सीढ़ियां हैं, ध्यान से उतरना। ये एक खुश्क तालाब है। चंद कदम चलने के बाद वो नीचे उतर गई। मैं भी संभल कर नीचे उतरने लगा। ये पथरीली सीढ़ियां थी। सीढ़ियां उतरने के बाद हम खुश्क तालाब में जगह जगह उगी हुई घास की झाड़ियों में चलने लगे। घास रात भर शबनम के गिरने से गीली हो रही थी। ये कोई 50-60 फुट चौड़ा खुश्क तालाब था। आगे फिर पत्थर की सीढ़ियां आ गईं, जिनसे गुजरकर हम तालाब के दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ कावेरी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर सामने की जानिब कुछ दिखाते हुए कहा, वो रोशनी देख रहे हो? सामने दूर तक तारीकी ही तारीकी थी। इस तारीकी में किसी वक्त रोशनी की धीमी सी लौ उभर कर गायब हो जाती। कहने लगी, ये संथावली मठ के दरवाजे पर जलने वाली मशल है। हम बड़े खतरनाक इलाके में दाखिल हो गए हैं। मेरी बाएं जानिब होकर मेरे साथ साथ चलो। मैंने वैसा ही किया। वो मुझे संथावली मठ के दरवाजे की समत से दाएं जानिब होकर ले जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मशल की रोशनी नजर आना बंद हो गई। यहाँ बड़े बड़े चट्टानों के साइज के पत्थर जमीन पर जगह जगह उभरे हुए थे। हम इन पत्थरों के दरमियान से होकर गुजर रहे थे। अचानक कावेरी ने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं बिल्कुल उसके साथ लग गया, बल्कि खुद उसने मुझे अपने साथ कर लिया। फिर कंधे से दबाकर मुझे नीचे बिठा दिया। उसका सांस तेज तेज चल रहा था। मैं घबरा गया कि खुदा जाने क्या हो गया है। उसने मेरे कान में सरगोशी की, खामोश रहना। जंगल की रात बड़ी डरावनी और चुड़ैलों के कब्रिस्तान की तरह खामोश थी। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगकर बैठे हुए थे। मुझे कावेरी के सांस की आवाज के साथ साथ उसके दिल के धड़कने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो भी खामोश थी। अचानक मुझे एक लंबी सीटी की आवाज सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस आवाज को पहचानता था। ये सांप की सीटी की आवाज थी। जिन लोगों को कभी वस्ती हिंद के जंगलों में रात को गुजरने का एहसास हुआ है, सिर्फ वही इन जंगलों की रातों की हैबतनाक आसेबी खामोशी का अंदाजा कर सकते हैं। सांप की सीटी की आवाज थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलंद होती और फिर सन्नाटा छा जाता। कावेरी ने अपने मुंह से सीटी की बड़ी बारीक और तेज आवाज निकाली। वो वक्फे वक्फे से ये आवाज निकालती रहती। उसके बाद जंगल में से जो सीटी की आवाज सुनाई दी थी वो खामोश हो गई। जब 2-3 मिनट तक सांप की सीटी की आवाज न आई तो कावेरी ने उठते हुए धीमी आवाज में कहा, ये मठ के मुहाफिज सांप की आवाज थी। आ जाओ, आगे कोई खतरा नहीं है। हम एक पथरीली ढलान उतरने लगे। ढलान खत्म हुई तो सामने एक स्याह दीवार आ गई। कावेरी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरी तरफ ले गई। ये स्याह दीवार असल में एक बहुत बड़ी चट्टान थी। यहाँ ऐसी आवाज आने लगी जैसे पानी नीचे गिर रहा हो। कावेरी ने मेरे कान के पास मुंह लाकर कहा, यहाँ से एक झरना बहता है, हम उसी तरफ को जाएंगे। झरने के पानी की आवाज करीब आ गई। अंधेरे में मुझे
झरना दिखाई नहीं दे रहा था। कावेरी थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाती और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कर लेती। उसे डर था कि जंगल की अथाह तारीकी में कहीं भटक न जाऊं। झरने की आवाज जब थोड़ी पीछे रह गई तो मुझे अंधेरे में दरख्तों के दरमियान जरा ऊंची जगह पर किसी झोंपड़ी का धुंधला सा खाका दिखाई दिया। कावेरी चबूतरे की चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गई। मैं उसके साथ साथ था। चबूतरे पर एक झोंपड़ा सा बना हुआ था। कावेरी झोंपड़े के बाहर बैठ गई। मैं भी अंधेरे में उसके पास बैठ गया। वो धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहीं ठहर कर मेरी वापसी का इंतजार करना होगा। खुदा से प्रार्थना करना कि मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा सलामत लेकर वापस आ जाऊं। मैंने आहिस्ता से कहा, ज्यादा देर मत लगाना कावेरी, जिस तरह भी हो सके मेरी बीवी को लेकर वापस आना। वो बोली, भगवान ने चाहा तो मैं जमीला को साथ लेकर ही आऊंगी, लेकिन अगर दिन का उजाला होने लगे और मैं वापस न आई तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। फिर तुम वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें कहा है। अब मैं जाती हूँ, यहाँ से हरगिज हरगिज इधर उधर मत होना। वो चबूतरे की ढलान उतर गई। मैंने तारीकी में उसको साए की तरह चबूतरे से उतरकर सामने वाले दरख्तों के अंधेरे में गुम होते देखा। मैं संभल कर बैठ गया। मैं झोंपड़े के बाहर ही था। झोंपड़े का कोई दरवाजा नहीं था। झोंपड़े के अंदर अंधेरा था। मैं बाहर बैठा हुआ था और चारों तरफ गहरी खामोशी थी। जिस तरफ पानी का झरना था उसी तरफ से थोड़े थोड़े वक्फे से एक झींगर के बोलने की आवाज आ जाती थी। मैं एक अजीब कश्मकश की हालत में था। कभी लगता कि कावेरी जमीला को लेकर आ जाएगी, कभी लगता कि ना वो आएगी ना जमीला ही आएगी। इस ख्याल से दिल अथाह गम में डूब सा जाता और मैं बेख्तियार ठंडा सांस भर कर रह जाता। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखने पड़ेंगे और मेरी तकदीर में ये हौलनाक वाकयात भी लिखे होंगे। रात गुजर रही थी। आसमान पर बादल ही बादल थे जो नजर नहीं आ रहे थे। अंधेरा सा छाया हुआ था। मेरी नजरें बार बार उस तरफ उठ जाती जिधर कावेरी दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गई थी। उसे उसी जगह से मेरी बीवी को लेकर वापस आना था, मगर अभी तक उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। काफी वक्त गुजर गया। मैं बेचैन होकर कभी उठकर टहलने लगता, कभी बैठ जाता। एक दफा जो मेरी निगाह दरख्तों की तरफ गई तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे अंधेरे में साया हरकत करता दिखाई दिया। मैं आंखें फाड़े उस तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। साया अंधेरे में मेरी तरफ आ रहा था। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे ये दो साए हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि कावेरी मेरी बीवी को साथ ले आई है। दोनों साए चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे। जब दोनों साए चबूतरे के पास आए तो मैंने अपनी बीवी जमीला को पहचान लिया। उसकी शक्ल अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी, मगर मैंने उसकी चाल से उसे पहचान लिया था। मैं बेताब होकर चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। कावेरी उसके साथ थी। उसने आहिस्ता से कहा, ऊपर ही रहो। मैं वहीं रुक गया। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी की चाल में एक किस्म की नक्काहत सी है। उसने कावेरी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। मेरे सामने आते ही मेरी बीवी रोते हुए मुझसे लिपट गई। उसका बदन तेज हवा में लरजने वाली टहनी की तरह कांप रहा था। मुझे उसके जिस्म से अजीब नामानूस सी बू आई। उस वक्त मैंने कोई ख्याल न किया। वो पंजाबी में कहने लगी, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा था, मर जाती तो अच्छा था। मैं उसको प्यार से तसल्लियां देने लगा। जो होना था हो गया। खुदा का शुक्र है कि हम एक बार फिर मिल गए। अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी हमारे पास खड़ी बार बार जंगल की तरफ देख रही थी। कहने लगी, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, अब निकल चलो। जमीला ने मुझसे कहा, मुझसे चला नहीं जाता। मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, जरा हिम्मत से काम लो। बस एक जंगल उबूर करना है, फिर हम रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। जमीला ने सर्द सांस भरकर कहा, अब क्या फायदा, क्या फायदा। मेरी समझ में यही आया कि वो जिन हालात में गुजर कर आई है ये उन्हीं संगीन हालात का असर है, और ये हकीकत भी थी। मैं उसे सहारा देकर चबूतरे की सीढ़ी पर से नीचे ले आया। कावेरी हमारे आगे आगे थी। नीचे आते ही कावेरी एक तरफ को मुड़ गई। जमीला पहले से कुछ दुबली हो गई थी। वो मेरी आगोश में से निकल आई। कहने लगी, मैं खुद चलूंगी, तुम फिक्र न करो। तारीख जंगल की रात में हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया, लेकिन ये सफर कामयाबी की मंजिल की तरफ था। मैं अपनी बीवी को हासिल करने में कामयाब हो गया था। जमीला को मैं अपने साथ लेकर चल रहा था। इस मुख्तसर से लम्हे में ही मैंने महसूस कर लिया था कि जमीला में कुछ तब्दीली जरूर वाक़ई हुई है। किसी किसी वक्त चलते चलते वो गर्दन मोड़ कर पीछे देख लेती थी। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने उससे कहा, जमीला फिक्र न करो, हम खतरे से बाहर हो चुके हैं, हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा। कावेरी हमसे सिर्फ एक कदम आगे चल रही थी। उसने मेरा जुमला सुना तो पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसने कोई बात न की और चलती चली गई। ऐसा लग रहा था कि कावेरी जानती थी कि जमीला बार बार पीछे मुड़कर संथावली के मठ की तरफ क्यों देखती है। अजीब पुरस्कार सा माहौल बन गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।